माई सेल्फ मंजीत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पंडित नेगीराम शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक। देखो बच्चों, जो आज हम डिस्कस करेंगे यूक्लिडियन रिंग, यूक्लिडियन डोमेन। आप किस चीज़ को बोलते हो? यूक्लिडियन रिंग बोल दो, यूक्लिडियन डोमेन बोल दो, एक ही बात है। फर्स्टली हमारे पास डेफिनेशन आती है, यूक्लिडियन डोमेन की डेफिनेशन आती है। यूक्लिडियन डोमेन की दरअसल डेफिनेशन क्या है? वो ये कि लेट आर बी द इंटीग्रल डोमेन, बी द इंटीग्रल डोमेन, then R is said to be Euclidean domain, ED मतलब Euclidean domain, if for every non-zero element, A in R, we can assign a non-negative integer d such that, देखो बच्चों, फर्स्टली जो डेफिनेशन हमारे पास क्या है यूक्लिडियन डोमेन की, वो दरअसल क्या है? वो ये है कि R मान लिया हमारे पास क्या है? इंटीग्रल डोमेन है। और R को आप यूक्लिडियन डोमेन कब बोलते हो? अगर प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट के लिए, A के लिए आप क्या कर सको? एक नॉन नेगेटिव फंक्शन डिफाइन कर सको, नॉन नेगेटिव इंटीजर फंक्शन इनफैक्ट डिफाइन कर सको। डीए सच दैट, जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता हो? वो ये है फर्स्टली कि फॉर ऑल ए बी इन आर सच दैट ए इज नॉन जीरो, बी इज नॉन जीरो, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता हो? कि डी ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ ए इंटू बी। सेकेंड कंडीशन ये है कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर सच दैट बी इज नॉन जीरो, देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर सच दैट कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर या तो आर आपके पास क्या हो? जीरो हो, और या फिर डी ऑफ आर इज लेस देन डी ऑफ बी। देखो बच्चों, फर्स्टली जो डेफिनेशन हमारे पास क्या है यूक्लिडियन डोमेन की, वो ये है कि R मान लिया आपके पास क्या? इंटीग्रल डोमेन है। R को आप यूक्लिडियन डोमेन का बोलते हो अगर प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट के लिए किसके अंदर है? वो R के अंदर है। अगर उसके लिए हम एक नॉन नेगेटिव इंटीजर फंक्शन असाइन कर सके, जो आपके पास क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता हो? ये करता हो। देखो बच्चों, आपने यहाँ पर जो डेफिनेशन के अंदर एक चीज़ यूज़ की है, वो ये है कि यूक्लिडियन डोमेन दरअसल किस चीज़ पर डिफाइन है? इंटीग्रल डोमेन पर है। तो इसका मतलब ये हो चुका यहाँ से कि जब कभी भी कोई भी इंटीग्रल डोमेन है, उसको आप चेक करते हो कि वो यूक्लिडियन डोमेन बन सकता है फिर नहीं बन सकता है। एक तो ये चीज़। सेकेंडली, वो तभी बनेगा अगर उसके लिए आप जो ये डेफिनेशन है ये फुलफिल होती हो। तो इसका मतलब ये होगा कि जो कोई भी अगर हमारे पास रिंग अगर इंटीग्रल डोमेन ही नहीं बनता, तो वहाँ से तो ये बात तो श्योर है कि वो आपके पास यूक्लिडियन डोमेन भी कभी नहीं बनेगा। क्यों? यूक्लिडियन डोमेन जब कभी बनता है तो रिंग हमेशा क्या बनता है? वो इंटीग्रल डोमेन ज़रूर बनता है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन बन चुका? वो ये है, नोट कि एवरी यूक्लिडियन डोमेन implies that इंटीग्रल डोमेन। तो यहां से बन चुका, जो कोई भी स्ट्रक्चर यूक्लिडियन डोमेन बनता है वो इंटीग्रल डोमेन तो श्योर है, क्योंकि यूक्लिडियन डोमेन डिफाइन किस पर होता है? इंटीग्रल डोमेन पर ही आप बोलते हो कि कोई रिंग इंटीग्रल डोमेन है। फिर आगे वो फर्दर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अगर वो ये चीज़ और सेटिस्फाई करता है तो आपके पास यूक्लिडियन डोमेन बनता है। तो इसका मतलब यहाँ से ये भी हो चुका कि जो कोई भी स्ट्रक्चर यूक्लिडियन डोमेन है वो हमेशा ही आपके पास इंटीग्रल डोमेन भी बनता ही है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल क्या करते हैं? चेक करते हैं कुछ एक चीज़ों के कोरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं कि कोई रिंग आप कैसे प्रूव करते हो कि वो यूक्लिडियन डोमेन है या फिर नहीं है। फर्स्टली मैंने क्या ले लिया? एग्जाम्पल ले लिया, रिंग को सेट ऑफ इंटीजर ले लिया। लेट R इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर। इसके अंदर दरअसल मेंबर कौन से थे? वो ये कि 0 1 2 3 4 अप टू सो 4।
-1 -2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये चीज़ है। देखो बच्चों, एग्जाम्पल चेक करते हैं कि जो इंटीजर का सेट हमारे पास क्या है, यूक्लिडियन डोमेन बनता है फिर नहीं बनता है। मैंने क्या ले लिया, आर को इंटीजर ले लिया। अब मुझे ये पता है कि जो इंटीजर का सेट है हमारे पास क्या बनता है, इंटीग्रल डोमेन बनता है। ये तो हमें पता है कि R इज द इंटीग्रल डोमेन। एक तो ये चीज थी। देखो बच्चों, R आपके पास क्या है, यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन है। अगर कोई स्ट्रक्चर इंटीग्रल डोमेन ही नहीं बनता तो कभी भी यूक्लिडियन डोमेन नहीं बनेगा, क्योंकि अभी आपने नोट के अंदर ये बोला था कि जो भी स्ट्रक्चर यूक्लिडियन डोमेन है वो हमेशा इंटीग्रल डोमेन भी है। तो इसका मतलब ये हो चुका कि इफ ए रिंग is not integral domain implies that the ring is always not a Euclidean domain. Now firstly I am going to discuss about either Z is Euclidean domain or not. देखो बच्चों, फर्स्टली Z हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन तो है। अब इंटीग्रल डोमेन है तो उसके बाद आप क्या चीज़ चेक करते थे कि डेफिनेशन के कोरस्पोंडिंग कि इंटीजर के सेट के अंदर हर नॉन जीरो मेंबर के लिए आप क्या हो, प्रत्येक नॉन जीरो मेंबर के लिए आपके पास क्या एक नॉन नेगेटिव फंक्शन असाइन होता हो, और नॉन नेगेटिव वो भी किस टाइप का हो, इंटीजर हो। मैंने क्या कर लिया, इसके अंदर से कोई आर्बिट्री मेंबर ले लिया, लेट ए विच इज नॉन जीरो बिलोंग्स टू Z सच दैट D ऑफ A इज इक्वल टू A का मोड। देखो बच्चों, मैंने क्या किया है, जो इंटीजर का सेट था हर नॉन जीरो एलिमेंट के लिए, इंटीजर के लिए मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। फर्स्टली इस पर आते हैं, ए आपके पास क्या इंटीजर है और वो भी कैसा नॉन जीरो है, तो दैट इंप्लाइज आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अगर ए पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो भी मोड है तो पॉजिटिव, तो दैट इंप्लाइज जो डी ए है आपके पास मोड फंक्शन लिया आपने, तो आपके पास क्या बन चुका, पॉजिटिव इंटीजर बन चुका, क्योंकि ए आपके पास क्या इंटीजर है। एक तो ये चीज़। सेकेंडली अब उसके बाद हमारे पास क्या थी कि अगर Z है, इंटीजर का सेट है, उसके लिए आप नॉन नेगेटिव इंटीजर फंक्शन असाइन करके अगर वो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता जो आपको बताई थी मैंने, अगर उनको सेटिस्फाई करता है तो Z आपके पास क्या बन जाएगा, यूक्लिडियन डोमेन बन जाएगा। फर्स्टली मैंने क्या कर लिया, दो नॉन जीरो एलिमेंट लिए, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। Let A is not equal to 0 and B is also non-zero belongs to Z such that आपका दरअसल टारगेट क्या है, वो ये है कि फर्स्टली तो यही बोलते थे आप डेफिनेशन में कि A और B आपके पास कैसे हो, नॉन जीरो एलिमेंट हो R के अंदर से, सच दैट जो D ऑफ A है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। ये चीज़ थी। मैंने क्या कर लिया, डी ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, डी ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। डी ऑफ ए की वैल्यू क्या बनती है, इस जो फंक्शन आपने डिफाइन किया था उसके अंदर पुट कर दिया। डी ऑफ ए इज इक्वल टू ए का मोड और डी ऑफ ए इंटू बी का मोड। देखो बच्चों, हमारे पास जो मॉडुलस के अंदर प्रॉपर्टी हुआ करती थी वो ये था कि x का मोड इज लेस देन और इक्वल टू एक्स वाई का मोड। ये हमारे पास क्या थे, एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। ये चीज़ थी हमारे पास मॉडुलस के अंदर एक प्रॉपर्टी थी, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया मैंने। यहाँ पर x का काम किससे करवा लिया, a से, और y का काम किससे करवा लिया, b से। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि सिंस इफ a इज लेस देन और इक्वल टू सच दैट x और y आपके पास क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है दोनों के दोनों। Since A is less than or equal to, A का मोड is less than or equal to A into B का मोड, for all A is non-zero and B is also non-zero belongs to the set of integer। तो D of A आपके पास, सॉरी A का मोड आपके पास क्या है, D of A is less than or equal to D of A into B। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो चुकी है। सिमिलरली मैंने क्या कर दिया, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया। सेकंड कंडीशन दरअसल क्या है उस पर आते हैं। Second condition, let A belongs to Z and B is non-zero belongs to Z
ये चीज़ है। अब अगर ए जेड के अंदर से बी नॉन जीरो एलिमेंट है तो कंडीशन ये थी कि उनके लिए दो ऐसे क्यू और आर रिंग के अंदर से एग्जिस्ट करते हो सच दैट जो वो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई करे। तो उसी के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया। ए आपके पास क्या इंटीजर है, बी आपके पास क्या नॉन जीरो इंटीजर है, दैट इम्प्लाइज बाय द डिविजिबिलिटी डिवाइड कर दिया, एक क्यूसेंट और एक रिमाइंडर आपको मिलेगा। देन देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर बिलोंग्स टू जेड सच दैट A is equal to BQ plus R where R is either it is 0 or positive or less than B। ये चीज़ है, ये चीज़ थी हमारे पास, जस्ट डिवाइड ही किया है और डेफिनेशन अप्लाई की है। तो यहाँ से आपके पास एक क्यूसेंट और एक रिमाइंडर मिलेगा सच दैट जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। ये चीज़ बन चुकी है। देखो बच्चों मैंने क्या कर लिया, यहाँ से दो केस चलना स्टार्ट कर दी। अगर बी मेरे पास क्या हो, तो बच्चों अगर आर जीरो है तो ऑब्वियस ही बात है ये चीज़ तो हमेशा सेटिस्फाई ही है। अगर आर आपके पास जीरो है तो जो आपके पास यूक्लिडियन डोमेन के अंदर जो आर वाली कंडीशन थी कि या तो जीरो हो या फिर डी ऑफ आर इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन डी ऑफ बी बनता हो। अगर आर इज, इफ आर इज जीरो देन दिस द कंडीशन ऑफ यूक्लिडियन डोमेन ऑफ सेकेंड कंडीशन ऑफ यूक्लिडियन डोमेन is easily satisfied which is trivially old। तो that implies अब मैंने सेकंड केस क्या ले लिया कि if B is positive and R is not equal to 0। अब B पॉजिटिव है, R आपके पास क्या है, नॉन जीरो नंबर है। अब R की वैल्यू क्या आपके पास लेस देन B है, सिंस R is less than B। अब आते हैं इस चीज पर, देखो तो ये पॉजिटिव, R आपके पास नॉन जीरो, बाय दिस कंडीशन R इज ऑल्सो पॉजिटिव, हियर R इज स्ट्रिक्टली लेस देन B, R पॉजिटिव B पॉजिटिव इन दिस केस। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से मोड कर दिया, मोड ऑफ R इज लेस देन मोड ऑफ B। मोड R की वैल्यू क्या बनी आपके पास, D ऑफ A, जो आपने डिस्टेंस फंक्शन जो नॉन नेगेटिव इंटीजर फंक्शन डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब इस केस के अंदर भी आपके पास जो कंडीशन थी बच्चों वो सेटिस्फाई होती है। सेकंड कंडीशन कि अगर B मेरे पास क्या हो, नेगेटिव हो, इफ B इज लेस देन जीरो, तो यहाँ से मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ एंड R आपके पास क्या हो, नॉन जीरो हो। देखो तो अगर B नेगेटिव है तो दैट इंप्लाइज यहाँ से माइनस B इज पॉजिटिव। तो भाई इसके अंदर पुट करता हूँ तो यहाँ से क्या बन चुका, A इज इक्वल टू B माइनस B इंटू क्यू प्लस आर सच दैट 0 इज लेस देन और इक्वल टू R इज लेस देन माइनस B, जहाँ पर B आपके पास क्या, इस केस के अंदर नेगेटिव, दिस वन बिकम माइनस ऑफ B बिकम पॉजिटिव। अब इस पर आते हैं। अब देखो बच्चों इसको मैंने क्या लिख लिया, A इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू इंटू B प्लस R such that 0 is less than or equal to R is less than minus B। अब देखो बच्चों क्यू आपके पास क्या था, इंटीजर था, माइनस क्यू इज ऑल्सो इंटीजर, माइनस क्यू इज द मेंबर ऑफ Z, R का मेंबर, R इज स्मॉल r इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ Z। दैट इंप्लाइज यहाँ से मैं लिख सकता हूँ और साथ में वो कंडीशन भी सेटिस्फाई है, R इज लेस देन माइनस B, मोड ले लिया फिर से। That implies D of R is strictly less than D of B। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो इंटीजर का सेट था उसके लिए आपने एक नॉन नेगेटिव इंटीजर फंक्शन असाइन कर दिया था और जो आपके पास कंडीशन थी यूक्लिडियन डोमेन की उसको भी सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से प्रूव हो चुका बच्चों की जो सेट ऑफ इंटीजर है मेरे पास क्या बनता है, यूक्लिडियन डोमेन बनता है। दैट इंप्लाइज यहाँ से सेट ऑफ इंटीजर इज बिकम द यूक्लिडियन डोमेन। सेकंड एग्जांपल, नेक्स्ट पर आते हैं। देखो बच्चों एक एग्जांपल मैं आपको एक्सरसाइज के तौर पर देता हूं कि आपको चेक करना है कि जो गॉसियन इंटीजर का सेट था, अब रिंग मैंने ये ले लिया, लेट R इज इक्वल टू ZI, गॉसियन इंटीजर का सेट ले लिया। इसके अंदर कौन से मेंबर थे, A प्लस आइटा B सच दैट A एंड B बिलोंग्स टू Z, सेट ऑफ इंटीजर। ये चीज़ है।
अब देखो बच्चों, हमें ये पता है कि जो सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर का सेट है वो इंटीग्रल डोमेन तो है। फर्स्टली तो ये चीज है। सेकेंडली, सेकेंड कंडीशन पर आते जेड आई है आपके पास, इंटीग्रल डोमेन है। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि इसके अगर हर नॉन जीरो मेंबर के लिए अगर आप एक नॉन नेगेटिव इंटीजर फंक्शन असाइन कर सको जो वो यूक्लिडियन डोमेन की थी, वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो जेड आई आपके पास क्या बन जाएगा, यूक्लिडियन डोमेन बन जाएगा। तो इसके अंदर से मैंने क्या कर लिया, एक आर्बिट्ररी नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया। लेट ए प्लस आउट ऑफ बी इज नॉन जीरो बिलोंग्स टू जेड आई, आर्बिट्ररी मेंबर ले लिया सच दैट जिसके लिए नॉन नेगेटिव इंटीजर फंक्शन क्या असाइन कर दिया मैंने, वो ये कर दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ है। देखो जो मैंने एक एग्जांपल लिया है जेड आई, उसके नॉन नेगेटिव फंक्शन भी मैंने असाइन कर दिया। आपको जस्ट चेक करना है कि जो नॉन नेगेटिव फंक्शन है जो यूक्लिडियन डोमेन की दो कंडीशन थी उनको सेटिस्फाई करता है फिर नहीं करता है। तो इस टाइप से बच्चों कि छोटा सा क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको एक्सरसाइज के तौर पर, आपको चेक करना है जस्ट जो यूक्लिडियन डोमेन की जो दो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई कर दिया तो जेड आई आपके पास यूक्लिडियन डोमेन है, अगर नहीं किया तो नहीं है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल क्या करते हैं, एक थ्योरम को डिस्कस करते हैं यूक्लिडियन डोमेन की ही है, वो ये है। थ्योरम पर आते हैं कि एवरी फील्ड is the Euclidean domain. देखो बच्चे कि ये छोटी सी थ्योरम है, ये बोलते हैं कि जो कोई भी स्ट्रक्चर फील्ड बनती है वो हमेशा आपके पास क्या है, यूक्लिडियन डोमेन है। थ्योरम अच्छी है, अच्छी थ्योरम है। कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बच्चे जब कभी भी तैयारी करते हैं, मेनली वो CSI और नेट हो या फिर गेट हो, TIFR हो या फिर NBHM वगैरह, वहाँ पर इस टाइप के बच्चों हायर मैथमेटिक्स के अंदर जब कभी ये थ्योरम आपको जो करवाई जाती है उनकी एप्लीकेशन पर बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन मिलते हैं। फर्स्टली जो थ्योरम है इसको प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे, इस पर आते हैं। मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट एफ बी ए फील्ड, मान लिया एफ मेरे पास क्या है, फील्ड है। अब टारगेट तो दरअसल मेरा ये है कि एफ को प्रूव करना है मुझे कि इट इज़ यूक्लिडियन डोमेन। अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये जो थ्योरम थी खत्म हो जाती है। अब देखो बच्चों, एफ को तो फील्ड आपने मानना है, यूक्लिडियन डोमेन तो आप दरअसल तभी प्रूव कर सकते हो अगर जो आपके पास कंडीशन थी यूक्लिडियन डोमेन की बाय डेफिनेशन अगर वो सेटिस्फाई होती है तो एफ आपके पास क्या बन जाएगा, यूक्लिडियन डोमेन बन जाएगा, प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट। मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट ए इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ सच दैट, उसके लिए मैंने क्या कर लिया, आर्बिट्ररी मेंबर ले लिया जो नॉन जीरो है। उसके लिए एक फंक्शन डिफाइन किया डी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब बात दरअसल ये थी कि जो आपने फंक्शन डिफाइन किया है, फर्स्टली तो ये चीज चेक करते हैं कि ये जो नॉन नेगेटिव इंटीजर फंक्शन है या फिर नहीं है। देखो बच्चों, 0 आपके पास क्या है, नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब ये बच्चों कि 0 इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ से आपके पास एक नॉन नेगेटिव तो है, ये चीज़ तो जो फर्स्टली कंडीशन थी नॉन नेगेटिविटी वाली वो सेटिस्फाई होती है। अब सेकंड कंडीशन जो आपके पास जो वो दो कंडीशन और बचती थी उनके अकॉर्डिंग चलती है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया। मैंने क्या कर लिया, मान लिया ए नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, मेंबर है एफ के, फील्ड के, और टारगेट तो मेरा ये है कि डी ऑफ ए, टारगेट तो दरअसल ये है कि डी ऑफ ए को प्रूव करना है कि डी ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ ए इंटू बी। अब ए नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो है, मेंबर है फील्ड एफ का। मैंने क्या कर लिया, डी ऑफ ए की वैल्यू निकाल ली। डी ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर जो फंक्शन आपने डिफाइन किया उसी के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया।
डी ऑफ ए यहाँ से क्या है 0 है, डी ऑफ ए इंटू बी क्या बन जाएगा, वो भी 0 बन जाएगा। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि डी ऑफ ए इज इक्वल टू डी ऑफ ए इंटू बी। इक्वालिटी और डूज की तो वो भी इक्वालिटी सेटिस्फाई करती है, तो दैट इम्प्लाइज डी ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ ए इंटू बी। तो इसका मतलब ये है बच्चों की जो आपके पास कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन थी वो सेटिस्फाई होती है, सेकंड कंडीशन पर आते हैं। सेकंड कंडीशन के लिए क्या और आर वाली कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन। देखो बच्चों जो सेकंड कंडीशन थी हमारे पास वो ये थी कि मैंने क्या कर लिया, ए ले लिया फील्ड का मेंबर है और बी नॉन जीरो मेंबर ले लिया फील्ड एफ का। एफ आपके पास फील्ड है तो इसके हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। अब इसके हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट किया तो इसका मतलब ये बात भी श्योर है कि बी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि बी आपके पास क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से बी इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द फील्ड एफ। अब ए एफ के अंदर है, बी इनवर्स भी एफ के अंदर है, और ए को मैंने क्या लिख लिया, इस फॉर्म का बना दिया, ए बी इनवर्स इंटू बी प्लस 0, ये चीज है। अब देखो जो ए एफ का है, बी इनवर्स भी एफ का मेंबर है, दैट इंप्लाइज बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, या ऐसे मैं बोल सकता हूं कि ए बी इनवर्स इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ एफ सिंस एफ इज ए फील्ड। तो इसका मतलब ये बच्चों, ये मेंबर आपके पास क्या है, क्यू मान लिया मैंने, लेट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्यू एंड बाय दिस इज द मेंबर ऑफ एफ एंड हियर आर इज 0। तो इसका मतलब ये बच्चों जो सिंपली आपके पास कंडीशन थी सेकंड कंडीशन वो यहाँ से सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि क्यू भी आपके पास किसका मेंबर है, एफ का मेंबर है, आर 0 है, ये भी एफ का मेंबर है, और जो कंडीशन है कि या तो आर 0 हो, यहाँ पर आपके पास आर 0 ही बन गया, तो वो लेस देन वाली कंडीशन अब चेक ही नहीं करनी, क्योंकि आर आपके पास क्या है, 0 है। तो इस टाइप से बच्चों यहाँ से प्रूव हो चुका कि जो कोई भी स्ट्रक्चर फील्ड बनती है वो आपके पास हमेशा यूक्लिडियन डोमेन तो है। एक तो ये चीज थी। सेकेंडली नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों मैंने क्या कर लिया, एक एग्जांपल उठाइए, लेट R इज इक्वल टू Z6 ले लिया। इसके अंदर दरअसल मेंबर है 0 1 2 3 4 5, एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। अब बात ये है, मुझे ये चीज़ चेक करना है कि जो Z6 है मेरे पास यूक्लिडियन डोमेन है या फिर नहीं है। देखो बच्चों Z6 तो आपके पास यूक्लिडियन डोमेन तो तभी है अगर आपके पास फर्स्टली तो ये क्या बनना चाहिए, इंटीग्रल डोमेन बनना चाहिए। और इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या थी, इंटीग्रल डोमेन किसको बोलते थे आप, कि CRU हो, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो, प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर हो, विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर किस चीज को बोलते हो, अगर दो चीज की प्रोडक्ट 0 है तो कम से कम एक को 0 बनना चाहिए। अब यहां पर आते हैं, देखो बच्चों Z6 है हमारे पास, Zn हमेशा ऑलवेज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो बनता ही बनता है। अब बात ये थी, पहले तो ये तो चेक कर लूँ मैं कि Z6 मेरे पास इंटीग्रल डोमेन है भी या फिर नहीं है, या कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो है, ये बात तो श्योर है। इसके अंदर जो यूनिटी है वो आपके पास क्या है, 1 है, क्योंकि Z6 है, Zn इज ऑलवेज एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो n, और क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, और एसोसिएटिविटी भी है इसके पास, डिस्ट्रीब्यूटिव भी सेटिस्फाई करता है ये, और अंडर मल्टीप्लिकेशन इट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। तो यहाँ से ये बन चुका बच्चों कि जो Z6 है आपके पास वो आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। अब बात तो दरअसल ये थी कि क्या ये मेरे पास विदाउट जीरो डिवाइजर है या फिर नहीं है। विदाउट जीरो डिवाइजर किसको बोलते थे, अगर दो चीज़ की प्रोडक्ट 0 है तो कम से कम एक को 0 बनना चाहिए। मैंने क्या कर लिया, यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया, इसके अंदर से मैंने 2 मेंबर उठाए 2 और 3 बिलोंग्स टू Z6। देखो जो 2 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 2 इंटू 3 करते हो अंडर द मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 6, तो इसका आंसर क्या आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 और
6 से बाकी रिमाइंडर बन चुका 0, तो इसका मतलब है 0। अब देखो बच्चों 2 भी आपके पास क्या नॉन जीरो एलिमेंट है, 3 भी आपके पास क्या नॉन जीरो एलिमेंट है। 2 नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट आपके पास 0 बन चुकी, तो इसका मतलब 2 एलिमेंट की प्रोडक्ट 0 है, नहीं तो ये 0 है नहीं ये 0 है। किसके अंदर? Z6 के अंदर। तो यहाँ से बन चुका कि जो Z6 है आपके पास क्या बन चुका, विद जीरो डिवाइजर बन चुका ये। अब विद जीरो डिवाइजर है तो इसका मतलब ये आपके पास कि जो डेफिनेशन है, जो कंडीशन है, जो डेफिनेशन है इंटीग्रल डोमेन की, वो नहीं करता सेटिस्फाई ये। तो यहाँ से Z6 हमारे पास क्या नहीं बनता, इंटीग्रल डोमेन ही नहीं बनता। Z6 इज नॉट ए इंटीग्रल डोमेन। अभी हमने डिस्कस किया था, जो डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको यूक्लिडियन डोमेन की, उसके थ्रू क्या थी कि जो कोई भी स्ट्रक्चर मेरे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं बनता, वो कभी भी यूक्लिडियन डोमेन भी नहीं बनता। तो यहाँ से बन चुका कि Z6 इज नॉट ए यूक्लिडियन डोमेन। अब जो कोई भी स्ट्रक्चर यूक्लिडियन डोमेन नहीं बनती, वो कभी फील्ड भी नहीं बनता। क्यों? अभी जो थ्योरम प्रूव की थी उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो कोई भी स्ट्रक्चर अगर फील्ड बनती है तो उसको यूक्लिडियन डोमेन बनना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, नॉन यूक्लिडियन डोमेन इंप्लाइज दैट द स्ट्रक्चर इज नॉट ए फील्ड। तो यहाँ से बन चुका कि Z6 ऑल्सो नॉट ए फील्ड। तो इस टाइप से बच्चों के छोटा सा एग्जाम्पल था जो आपको इस टाइप से डिस्कस करना था। नाउ कम टू द पॉइंट। तो इस टाइप से बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इस टाइप से बनाना था। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो एक मेनली प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 8.1 7th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि शो दैट if an ideal S of a commutative ring with unity elements contains a unit of R, then S is equal to R। तो इस टाइप से बच्चों की छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस करते हैं। ये आपको क्या बोलती है कि so that if ideal S of a commutative ring with unity elements contain a unit of R then S is equal to R। दरअसल थ्योरम ये है कि R मान लिया आपके पास क्या है, एक CRU है। CRU मतलब commutative ring with unity है, और S मैंने क्या कर लिया, मान लिया आइडियल है मेरे पास R का, आइडियल ऑफ R। प्रूव मुझे करना है कि अगर S के अंदर R का यूनिट एलिमेंट है तो उसके इसके अंदर जो S आपके पास क्या बनेगा बच्चों, तो उसके इसके अंदर जो S है मेरे पास R के इक्वल बनेगा। मतलब कि एट रैंडमली मैंने क्या मान लिया, A आपके पास है, R का मेंबर है, A का जो यूनिट एलिमेंट है A इनवर्स, वो मेरे पास किसका मेंबर है, S का मेंबर है। तो अब मुझे ये शो करना है कि जो S है मेरे पास किसके इक्वल बनेगा, R के इक्वल बनेगा। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों फर्स्टली मैं आपको क्या बता दूं, एक डेफिनेशन बताता हूँ आइडियल की दरअसल क्या होती है, किसको आप आइडियल बोलते हो, R का। फर्स्टली आइडियल पर आते हैं। आइडियल की दरअसल डेफिनेशन क्या है मेरे पास, वो ये है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट किसी रिंग R का आइडियल कब बनता है, अगर इसके अंदर 2 मेंबर प्रेजेंट है तो A माइनस B भी इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एक मेंबर R का आप लेते हो तो R इंटू A और A इंटू R आपके पास किसके अंदर जाना चाहिए, S के अंदर बनना चाहिए। प्रत्येक मेंबर जो R कैपिटल R स्मॉल r किसका मेंबर है, R का मेंबर है, A आपके पास किसका मेंबर है, S का मेंबर है। ये दरअसल हमारे पास क्या थी, कंडीशन थी किसकी, आइडियल की। आइडियल की जो कंडीशन है वो ये फर्स्ट कि A माइनस B बिलोंग्स टू S फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू S। सेकेंड कंडीशन
कि ए आर एंड आर ए इज द मेंबर ऑफ एस फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर एंड ए इज द मेंबर ऑफ एस। ये दरअसल कंडीशन है आइडियल की। अब इसी कंडीशन का यूज़ करूँगा मैं। आपको जो सिचुएशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया, चलना स्टार्ट कर दिया। वो क्या गिवन था, उसने बोल दिया कि एस आपके पास क्या आइडियल है आर का। इस टाइप से डिज़ाइन कर रखा उसने कि अगर ए का यूनिट एलिमेंट आर का यूनिट एलिमेंट है, जो कोई आर का जो यूनिट एलिमेंट है वो एस के अंदर प्रेजेंट है। मैंने क्या कर लिया, मान लिया ए मेरे पास क्या है, एलिमेंट है आर का, सच दैट इसका जो यूनिट एलिमेंट है ए इनवर्स किसके अंदर है, एस के अंदर है। तो मुझे शो करना है कि जो एस है वो आर के इक्वल बनेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन थी आइडियल की, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया। ए आर ए किसके अंदर जाएगा, एस के अंदर जाएगा। प्रत्येक मेंबर आर जो किसका मेंबर है, कैपिटल आर का है, ए किसका मेंबर है, एस का है। मतलब एक बार का मेंबर हो और एक एस का मेंबर हो तो उनकी जो प्रोडक्ट है, लेफ्ट प्रोडक्ट कर दो राइट प्रोडक्ट कर दो, वो एस के अंदर ही जाएगी। तो क्या मतलब ए इंटू ए इनवर्स, तो यहाँ से ए इंटू ए इनवर्स इज बिलोंग्स टू एस, तो दैट इंप्लाइज 1 बिलोंग्स टू एस। ये हो चुका। तो इसका मतलब ये बच्चों कि ए इंटू ए इनवर्स है वो 1 है, किसके अंदर जाएगा, एस के अंदर जाएगा बाय द कंडीशन ऑफ आइडियल। एक तो ये बन चुका। सेकेंडली अब देखो बच्चों, आपको एस को आर के इक्वल शो करना है। एस को आर के इक्वल तो मैं तभी शो कर सकता हूँ अगर एस हमारे पास क्या हो, सबसेट हो आर का, आर सबसेट हो एस का, दैट इंप्लाइज एस इज इक्वल टू आर। बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल कि एस इज सबसेट ऑफ आर, ये चीज़ तो ट्रिवियली होती ही होती है क्योंकि एस आपके पास क्या आइडियल गिवन है आर का। अब जो सेकंड कंडीशन मुझे शो करनी है, ये चीज़ शो करना है कि आर हमारे पास सबसेट बनेगा एस का, तो दैट इंप्लाइज बोथ, दोनों केसों को मर्ज करता हूँ तो एस इज इक्वल टू आर बन जाएगा। अब देखो बच्चों, 1 किसके अंदर प्रेजेंट है, एस के अंदर प्रेजेंट है। अब मैंने क्या कर लिया, एक आर्बिट्री मेंबर लिया, लेट आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, दैट इंप्लाइज बाय द कंडीशन ऑफ आइडियल, सेकंड कंडीशन ऑफ आइडियल, आर इंटू 1 बिलोंग्स टू एस, दैट इंप्लाइज आर बिलोंग्स टू एस। अब देखो जो आपने आर का कोई आर्बिट्री मेंबर लिया था, शो कर दिया वो एस के अंदर है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से बन चुका कि एस आर इज द सबसेट ऑफ एस फ्रॉम दीज टू आर इज इक्वल टू एस। तो इस टाइप से बच्चों जो आपके पास एक ये छोटी सी थ्योरम थी वो कंप्लीट हो जाती है। इस टाइप से जो प्रॉब्लम थी वो कंप्लीट हो चुकी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप से आगे जो हम काम करेंगे वो पॉलिनोमियल रिंग पर काम चलेगा। आज का जो लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।